स्टूडेंट देखिए, आज हम लोग फिजिक्स के अगले ब्रांच को स्टडी किया जाएगा। जो आपका अगला ब्रांच है स्टूडेंट, वो है मैग्नेटोस्टैटिक्स। ध्यान से देखें तो मैग्नेटोस्टैटिक्स है। क्या है स्टूडेंट? मैग्नेटोस्टैटिक्स कह लें आप या इलेक्ट्रोमैग्नेट कह लें, तो बेटा दोनों सिमिलर वर्ड है। मैग्नेटोस्टैटिक्स आज हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, पहला ब्रांच हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा गया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा गया था। अब ये अगला आपका है मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो आप आज ही से प्रिपेयर हो जाए, अगले 1 से 2 महीने पूरे के पूरे लेक्चर आपको मैग्नेटोस्टैटिक्स पे ही मिलने वाले हैं। किस पे मिलने वाले हैं? मैग्नेटोस्टैटिक्स पर। अब देखिए, मैग्नेटोस्टैटिक्स में कितने टॉपिक पढ़ने हैं आपको। तो पहला इसका जो टॉपिक है वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ने हैं? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और दूसरा स्टूडेंट है आपका मैग्नेटिक मटेरियल एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। ध्यान से सुने, आज पूरा हम लोग पहले इसमें देख ले क्या क्या पढ़ने हैं स्टूडेंट और कैसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके जेईई मेंस हो, चाहे नीट हो, चाहे बीएचयू का हो, चाहे यूपीसी का हो, सब में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप देखें, पहला क्या है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। दूसरा है मैग्नेटिक मटेरियल एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। तीसरा है ईएमआई। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड फोर्थ वन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा? ईएमआई एंड अल्टरनेटिंग करंट। देखें, इसके बाद हम लोगों को एक पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। स्टूडेंट कितना टॉपिक पढ़ने हैं आपको? देखें, 1 2 3 4, 1 से 2 महीने आपको पूरे के पूरे एक ही लेक्चर पढ़ने हैं। वो किसके बारे में? मैग्नेटोस्टैटिक्स को। तो एक अच्छे बच्चे को लगेगा कि एक ही चीज बार बार क्यों पढ़ाया जा रहा है, और एक गधेड़े को लगेगा कि एक ही टॉपिक क्या पढ़ाया जा रहा है। दोनों में अंतर आएगा ना बेटा। एक अच्छे बच्चे को जरूर लगेगा कि जो चीज़ें यहाँ लगभग पढ़ रहे हैं वैसे इसमें है, वैसे इसमें है, लेकिन गधेड़े को लगेगा ही नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों को कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 5 चैप्टर पढ़ने हैं बेटा। इसमें मैग्नेटोस्टैटिक्स वाले ब्रांच में पढ़ने हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, EMI एंड EMW। तो बच्चों, हम तो आपके सिलेबस पढ़ाएंगे ही, और बड़ी अच्छी अच्छी जो बुक है, जैसे एक फिजिक्स आती है फंडामेंटल फिजिक्स ऑफ हॉलिडे एंड रसनिक, उसके न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाया जाएगा अलग से। SC वर्मा के तो न्यूमेरिकल मिलेंगे ही मिलेंगे, DC पांडे साहब के न्यूमेरिकल मिलेंगे ही मिलेंगे, और आपको 2 अच्छे एरोडोवा की न्यूमेरिकल्स आपको हम देंगे, अलग से सीट में देंगे। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को आप देखते रहें और समझें। तो अब हम लोग बात करें कि मैग्नेटोस्टैटिक्स की बातें हो गई हम लोगों की। मैग्नेटोस्टैटिक्स में कितने टॉपिक स्टूडेंट पढ़ने हैं? तो हमको पता चला कि इसमें 5 चैप्टर पढ़ने हैं, 4 चैप्टर। इसको अलग से कंसीडर किया जाए तो 5 हो जाएंगे, लेकिन 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पहला कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। कौन सा चीज? मैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट देखें, आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो शुरू करेंगे कि मैग्नेटिज्म। पहले मैं इसमें कहानियाँ सुनाया करता था स्टूडेंट कि पहले क्या होता था कि पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली ब्रांच अलग मानी जाती थी,
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच बिल्कुल अलग है, मैग्नेटोस्टैटिक्स ब्रांच अलग है। लेकिन बाद में 2-2.5 साल पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम ओरेस्टेड था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो इट जस्ट बिहेव्स एज ए मैग्नेट। और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद एक कंक्लूजन निकाला, अरे मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। स्टूडेंट फिर से सुने कि मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप जो पढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो चैप्टर आप पढ़े हैं, बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हम लोग वो सारी प्रॉपर्टी इस 4 चैप्टर में पढ़ने वाले स्टूडेंट। क्लियर है? तो आप लोग बिल्कुल वीडियो देखें और घर पे बैठ के तैयारी करें। आपको जेईई मेंस, नीट के रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स इसमें मिलेंगे, आपके बोर्ड के न्यूमेरिकल मिलेंगे और बहुत इजी एक्सप्लेनेशन से आप पाएंगे। तो चले स्टूडेंट देखते रहें, हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला देखें चैप्टर जो पहला इसमें पढ़ने हैं स्टूडेंट, वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। देखें स्टूडेंट, ये है आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ऐसा देखा गया, ऐसे देखे क्या सोचा गया, फिर से समझे कि एक साइंटिस्ट थे ओरेस्टेड। क्या थे? उनका नाम था ओरेस्टेड। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ये प्रूफ करने के लिए, ये जानने के लिए व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। है तो स्टूडेंट दोनों एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी कह लिया जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिज्म कह लिया जाए, मैग्नेटिक एनर्जी, उनको इंटर रिलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ओरेस्टेड। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया 1820 में। उन्होंने क्या लिया कि एक करंट, एक वायर लिया, कुछ नहीं लिया, एक वायर लिया, सिंपल समझे कि एक वायर लिया AB, कंडक्टिंग वायर, उसको उन्होंने क्या किया, एक सेल से जोड़ा, एक सेल से जोड़ा और एक स्विच लगा दिया। उन्होंने एक स्विच लगा दिया, यस, और ये प्लस नेगेटिव। अब उन्होंने क्या किया स्टूडेंट कि एक मैग्नेटिक कंपास इसके पास रखा, एक मैग्नेटिक कंपास, चले इसको मान लेते हैं स्टूडेंट कि साउथ पोल है मैग्नेटिक कंपास का और एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक कंपास का। सुने ध्यान से देखें तो देखें, जब इसमें स्विच ओपन है, देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर AB। AB क्या है? कंडक्टर। ध्यान से सुनिए, AB क्या है? कंडक्टर है। तो अब देखें, जब कंडक्टर में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो जो आपका ये मैग्नेटिक कंपास है वो एज इट इज है। मैग्नेटिक कंपास क्या है? एज इट इज है, मतलब इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या कंक्लूजन निकला कि व्हेन नो करंट देयर इज नो डिफ्लेक्शन ऑन द मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक नीडल। क्लियर है? अब देखिए इन्होंने क्या किया, स्विच के क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज किया तो स्टूडेंट जैसे ही स्विच क्लोज होगा क्या होगा, करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना। करंट इधर फ्लो होने लगा A to B। तो जो ये जो मैग्नेटिक कंपास था ये डिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया? इसमें डिफ्लेक्शन आ गया,
ए क्या हो गया, एक दूसरे ओरिएंटेशन में आके स्टेशनरी हुआ। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि देयर एक्ट ए टॉर्क ऑन दिस नीडल, एक टॉर्क लगा होगा स्टूडेंट इस करंट की वजह से। मतलब एक करंट क्या हो रहा है, अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तभी तो इस पे एक मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा। क्योंकि आपका मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, एक मैग्नेट होता है। तो इस पे टॉर्क लगने का कारण क्या है कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अपने अराउंड क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और सुने स्टूडेंट, तीसरा उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या लिया, उन्होंने तीसरा ऑब्जर्वेशन लिया, ये समझे ए है बी, उन्होंने डायरेक्शन चेंज किया। उन्होंने क्या, करंट का डायरेक्शन चेंज किया। आप देखिए करंट का डायरेक्शन ऐसे फ्लो होने लगा, करंट ऐसे फ्लो होने लगा। तो जब करंट बदला तो ये जो ओरिएंटेशन था स्टूडेंट नॉर्थ एंड साउथ पोल का, वो चेंज हो गया, रिवर्स हो गया। वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब ऐसे हो गया, देखें पहले नॉर्थ इधर था, अभी साउथ हो गया, नॉर्थ इधर हो गया। मतलब कि ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज। तो क्या कंक्लूजन उन्होंने निकाला, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट? पहला कंक्लूजन था व्हेन आई इज जीरो मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, मतलब बिना करंट के कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रहा है। अब उन्होंने जैसे ही करंट बढ़ा, व्हेन करंट फ्लोज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एंड इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट। करंट बेटा, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, यदि करंट की वैल्यू इंक्रीज करें तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ, उसकी फील्ड भी इंक्रीज करेगी। समझ पा रहे हैं? तीसरा उन्होंने क्या निकाला कि ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑन रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज। क्लियर स्टूडेंट? मतलब यदि करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि जो डायरेक्शन होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का, वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर स्टूडेंट? और क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, और सोचे, और लिया गया एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया गया। ध्यान से सुने, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया गया जिसमें करंट फ्लो हो रहा था। इसके बगल में बेटा एक चार्ज ला के रख दिया गया। क्या रखा गया? एक चार्ज ला के रखा गया। तो देखा गया चार्ज जैसे है ऐसे पड़ा है। क्या है? एक चार्ज। फिर से सुने, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक वायर लिया गया जिसमें क्या फ्लो हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था। उसके बगल में एक चार्ज लाके रेस्ट में रख दिया गया। किस में रख दिया गया? रेस्ट में। तो ये रेस्ट में रहेगा, मतलब इस पे कोई फोर्स नहीं लगा। इत्तेफाक से जब ये थोड़ा सा घूमना चालू किया, वेलोसिटी v इसमें आ गई, मान लीजिए किसी ने उसको पुश कर दिया, चार्ज को हमने क्या किया, पुश कर दिया, तो क्या आ गई चार्ज के पास? वेलोसिटी आ गई। चार्ज के पास जैसे वेलोसिटी आई स्टूडेंट, तो पता चला ये चार्ज तो घूम के साला इधर आ गया। चार्ज आपका मूव करके क्या दूसरे डायरेक्शन में आ गया? गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग? व्हेन चार्ज वाज रेस्ट there is no force on the charge, but when charge start to move around the current carrying conductor it deflect highly। मतलब इसके पास एक फोर्स लगने लगा स्टूडेंट। क्या लगने लगा? फोर्स। इसका क्या मतलब है? जब भी चार्ज एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, और करंट कैरिंग कंडक्टर क्या जनरेट करता है स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में जब भी चार्ज रफ्तार से मूव कर रहा है, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस पर एक फोर्स लगने लग रहा है। अब वो फोर्स कौन लगा रहा है?
वो फोर्स आपका मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में हमको पढ़ना है वो दो टॉपिक पढ़नी है, बेसिकली दो। एक तो स्टूडेंट हम लोगों को क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक पढ़ना है। तो देखें, एक तो पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा पढ़ना है स्टूडेंट मैग्नेटिक फोर्स। क्या पढ़ने हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो आपको मैं बता दूं कि आपके जो चैप्टर्स हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसमें पहले मैं पढ़ना है मैग्नेटिक फोर्स। दिया क्या है, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ना है, फिर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाऊंगा, फिर मैग्नेटिक फोर्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर से सुने कि जो ये आपका चैप्टर है इसमें दो पढ़ने हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। आपके बुक में मैग्नेटिक फोर्स वाला टॉपिक पहले दिया है, फिर मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक दिया है। मैं क्या करूंगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड वाली टॉपिक पहले पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक फोर्स वाले टॉपिक बाद में पढ़ाऊंगा। क्लियर स्टूडेंट, कोई डाउट? ओस्टेड एक्सपेरिमेंट समझ में आया? यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन हम लोग ने देखा कि जब करंट जीरो है स्टूडेंट, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जनरेट नहीं हो रहा है, और जैसे ही इसमें करंट फ्लो होने लगा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। और जब इस करंट का डायरेक्शन हम लोग चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट, कोई डाउट है? ठीक है, तो चले अब हम लोग बात करेंगे किसकी, देखें रेज करते हैं हम अगला। देखें, जो पहला इसमें मेन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो है आपका बायो-सैवर्ट लॉ। क्या है स्टूडेंट? बायो-सैवर्ट लॉ। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो ये अपने अराउंड क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब ये एक्सपेरिमेंट से ये भी फाइंड आउट हुआ कि जैसे जैसे करंट हम लोग चेंज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है। तो उसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बायोट, दूसरे का नाम था साइंटिस्ट। इन्होंने रूल बनाया कि लेट अस कंसीडर करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच करंट आई फ्लोज। एक कंडक्टर ले लें जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसके किसी भी करंट एलिमेंट डीएल के लिए, करंट एलिमेंट डीएल की वजह से इससे आर डिस्टेंस पर, आर पोजीशन वेक्टर पे किसी पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, फिर से सुने कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोग थोड़ा सा एलिमेंट ले लिया गया, एक डीएल एलिमेंट ले गया, एक लेंथ लिया जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, छोटा सा एलिमेंट डीएल। इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे, किसी पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो स्टूडेंट होता है डीवी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। क्लियर?
according to Biot-Savart law, फिर से सुने, इस डीएल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे होगा वो स्टूडेंट डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल क्रॉस अपन आर क्यूब से दिलाएगा। दिस इज द बायो-सेवर्ट लॉ। अब देखें, इसी को देखें, ये वेक्टर फॉर्म में है, तो हम लोग इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, इन मैग्नीट्यूड, इसी को क्या लिख देते हैं, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल। अब इसको तोड़ेंगे बेटा, ए क्रॉस बी स्टूडेंट होता है ए बी साइन थीटा, तो डी एल आर साइन थीटा बाई आर क्यूब, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो छोटे से एलिमेंट की वजह से हो गया। फॉर होल एलिमेंट व्हाट वी कैन राइट, बी कितना लिख सकते हैं, बी स्टूडेंट इसी को क्या लिख देते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में लिख देते हैं, आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट। अब ये थीटा जो हो जाएगा डीएल और आर के बीच एंगल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, बायो-सेवर्ट लॉ समझ में आ गया। चले इसको नोट करें स्टूडेंट, एप्लीकेशन देखते हैं। अच्छा, वेयर, व्हाट इज दिस, वेयर म्यू नॉट अपन 4 पाई या म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई 10 to the power -7 is a constant called permeability of free space। अरे परमिबिलिटी का क्या मतलब स्टूडेंट, परमिबिलिटी का सीधे सीधे मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है परमिबिलिटी, ये आपका फ्री स्पेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे किसी मीडियम में इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ और होगी, तो उसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे या म्यू मीडियम से रिप्रेजेंट करेंगे। असली अब म्यू नॉट जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका फ्री स्पेस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है। याद है क्या पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े रहे थे, एप्सिलॉन नॉट व्हिच रिप्रेजेंट है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वो रिप्रेजेंट कर रहा था स्टूडेंट आपका इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका स्टूडेंट, ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। क्लियर है। चले स्टूडेंट, तब आगे देखें इसमें क्या जानना है। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें इसके डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डीवी का डायरेक्शन, इसके लिए भी हम लोग आगे पढ़ते हैं कि इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग आप फिर से चर्चा करेंगे। आपको पता है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये आपको पहले भी पता है, 11th में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक टॉपिक छोटा सा पढ़ने के बाद हम लोग फिर इसी पे आएंगे और देखा जाएगा कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं।
रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट की। बहुत इम्पॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए भी स्टूडेंट, और ऐसे समझें कि ये बोर्ड के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ दे इंटर रिलेट टू ईच अदर। पहले ऐसा माना जाता है तो दोनों अलग है, लेकिन अब क्या पता है दोनों एक दूसरे के वेरी क्लोज हैं। वैसे रिलेशन को हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये इसलिए ये रिलेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपको जानना। और यदि ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपको बताइए कि एक चैप्टर और है लाइट का, जो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। और नाइदर ओनली द ऑप्टिक्स, योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि जितनी भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जानना आपका बहुत जरूरी है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। चलो बेटा देखते हैं एकदम क्या होता है। सिंस वी नो दैट, क्या यू नो दैट, चले बेटा क्या जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है बच्चों, ये 9.010⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। और क्या जानते हो, ऑल्सो यू नो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7 और स्टूडेंट होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या होता है बच्चों, ये होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। चलो पहले हम लोग इसको एक दूसरे से इक्वेशन 1 कर ले, इक्वेशन 2 कर ले। क्या कर दे बच्चों, दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, क्या इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, नहीं डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग 2/1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा बच्चों, देखो ये म्यू नॉट अपन 4 पाई। अच्छा जब भी डिवाइड करते हैं बेटा, फ्रैक्शन का जब भी डिवीजन करते हैं तो क्या होता है, फ्रैक्शन इन्वर्स होके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 1, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, देखिए 10⁻⁻7 और डिवाइडेड बाई 9 10⁻9 हो जाएगा बच्चों। ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब देखिए जब यूनिट इसके सॉल्व करेंगे आप, तो देखें टेस्ला मीटर पर एम्पियर इनटू कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखो एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। और ध्यान से देखें आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये देखिए कितना आ जाएगा 1/9, इसको नीचे लेके आ जाए तो ये 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 9 है, ये नीचे आ जाएगा तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 16 हो जाएगा। चले रहने दे इसे। अच्छा इसकी यूनिट आप सॉल्व करें, देखो कूलम स्क्वायर है बच्चों, तो जब कूलम स्क्वायर को आप लिखेंगे तो इसको एम्पियर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर कर सकते हैं आप। और नीचे अपने में देखें क्या बचा है, एक एम्पियर बचा है और मीटर बचा है। देखिए एम्पियर बचा है, यहाँ से मीटर बचा और न्यूटन साहब अकेले बचे हैं। तो ये देखिए एम्पियर से एम्पियर कट गया। और जब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप पाओगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 10 टू द पावर 9। तो देखें क्या मिलेगा जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपकी यूनिट बच जाएगी मीटर -2
सेकेंड माइनस 2। ठीक है, अब देखें इसको लेके इधर आए तो आप लिखोगे 9 10 टू द पावर 9 और हो जाएगा मीटर, सॉरी फॉर दैट, ये सेकेंड 2, तो क्या बच जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। अरे ये तो अब देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, क्या 3 10 टू द पावर, देखिए ये 16 है स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट इट इज, देखें ये 16 है, तो बच्चों ये 16 है, तो यहाँ देखिए आप क्या हो गया 16, इसको 8 का 8 और मीटर पर सेकंड का क्या स्क्वायर लिख देना चाहिए, इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट जब इसको निकालेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज इन अंडर रूट, ये अंडर रूट में हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा μ0 एप्सिलॉन नॉट विच इज योर सी। देखें क्या ये सी है अपना स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट यही होता है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये कब आया, जो रिलेशन किसी मटेरियल का, अभी तो हम लोग फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और जो फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, दोनों के रिलेशन से हमको क्या स्पीड ऑफ लाइट मिली, स्पीड ऑफ लाइट मिली। तो असलियत में स्टूडेंट जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाली होती है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वाली होती है। और बाद में अभी अगले चैप्टर में जब आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो पता चलेगा असलियत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक छोटा सा पार्ट होता है स्टूडेंट लाइट, विजुअल रेंज। और जो प्रॉपर्टी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होल्ड करता है वो प्रॉपर्टी आपका लाइट होल्ड करता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से आता है बेटा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो वेव जनरेट होती है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो यहाँ से एक चीज़ें क्लियर हो गई कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का या स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड हमको पता चल रहा है। और स्टूडेंट आप सोचे कि जब मीडियम बदलेगा μ0 बदलेगा, एप्सिलॉन नॉट बदलेगा। When you will change μ0 and epsilon naught, clearly the speed of light become change. Also you know from 10th standard, when the medium of light changes, speed of light changes. कभी सोचे क्यों बेटा, यहाँ से देखो म्यू चेंज होगा, एप्सिलॉन नॉट चेंज होगा, तो ये ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। और कितने फ्रैक्शन से चेंज होती है, दैट वन कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा जब हम लोग लाइट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जब हम लाइट का वीडियो बनाएंगे तो आपको असलियत में बताएंगे कि ये जो μ0 आता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो कैसे रिलेटेड होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी से और रिलेटिव परमिटिविटी से। क्लियर स्टूडेंट? और उसे बहुत सारे मैट्रिक्स मेथड लगा के मैं आपको बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे वेरी करता है हेट्रोजीनियस के लिए, आइसोट्रॉपिक के लिए। क्लियर स्टूडेंट? तो देखें इसमें कोई डाउट, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज द रिलेशन इन बिटवीन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन μ0 एंड एप्सिलॉन नॉट। क्लियर स्टूडेंट? चले इतना नोट करें, इसके बाद हम लोग देखा जाएगा बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन, बायो-सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। क्लियर स्टूडेंट? कोई डाउट? देखें इसको।